गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हम राजस्थान के जीके में जो अपना राजस्थान की परंपराएं और प्रथाएं वाला टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। इस कक्षा के अंदर मैंने ज्यादा लैंग्वेज में लिखे नोट्स नहीं बनाए हैं, बल्कि शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों के भी जो पढ़ने का भार है वो कम हो जाए। हालांकि पढ़ाई कभी भार नहीं होता, फिर भी मैं ये कहना उचित समझूंगी कि कम समय के अंदर पढ़ा जा सके, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन मुख्यतः थे वो हमने पिछली कक्षा के अंदर कर लिए, जिसमें हमने टीका देखा था, जिसमें हमने रीत देखा था, जिसमें हमने मुग्धना देखा था, और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। उससे क्या आते हैं कि ये पूछा जाता है टीका क्या होता है, रीत क्या होता है, या उसकी डेफिनेशन देके ये लिखा जाता है कि पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा विकल्प सही है। लेकिन ये जो प्रथाएं वाला टॉपिक है, इसमें से मुख्यतः अगर कोई जनजाति से संबंधित है तो उस जनजाति के संदर्भ में आपके प्रश्न आया हुआ है, या फिर उस कुप्रथा को रोकने के लिए कौन सी रियासत ने प्रयास किया और किस समय प्रयास किया। दो टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए थे। और तीसरा प्रश्न, अगर किसी से संबंधित कोई एक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर, जैसे बाल विवाह एक्ट है और डायन प्रथा एक्ट है, तो ऐसे कोई एक्ट है तो वो एक्ट लागू कब हुए, ये किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। और इसके अलावा इसमें था कि कोई विशेष व्यक्ति, जैसे राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, तो उन्होंने कोई प्रयास किया है तो उनको जोड़कर भी पूछा गया है। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। और कक्षा को शुरू करने से पहले आई होप कि आपने पिछली कक्षा को अच्छे से देखा होगा और आपको सभी चीजें उसमें याद होगी। तो आज हम देखते हैं सबसे पहला बाल विवाह। तो बाल विवाह का अर्थ तो सबको पता है कि एक पर्टिकुलर उम्र है, एज है, उससे पहले विवाह कर देना। उससे पहले विवाह कर देना क्या है? बाल विवाह है। ठीक है, तो इसमें जो इश्यू होता है वो क्या होता है? तो जो दूल्हा है और जो दुल्हन है वो मैच्योर नहीं होते हैं, उनको बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हो सकती है, उनको बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हो सकती है, और उनको बहुत सारे मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, और वो जो हमारी साक्षरता दर है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अपनी जो हायर एजुकेशन है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। जनसंख्या वृद्धि इसका एक प्रमुख रिजल्ट है। आर्थिक गरीबी, जो आर्थिक जो बुराइयां, या फिर कहें कि जैसे गरीबी, भुखमरी, ये भी इसका एक रिजल्ट है। ऐसे बहुत सारे इश्यू। तो ये जो बाल विवाह था, इसको इसमें जो डिसाइड करने वाला मेन फैक्टर होता है वो एज होता है। तो ऐसी कौन सी एज है जिससे पहले किसी का अगर शादी कर दी जाए तो उसको बाल विवाह कहा जाएगा? तो ये अलग अलग समय में अलग अलग रही है। तो इसके लिए वैसे तो हम लोग जब शुरू से मेंस में पढ़ते हैं इसको, तो उसको अलग से पढ़ते हैं कि नेटिव एक्ट भी पढ़ते हैं, फिर सहमति आयु वाला वो 92 वाला एक्ट भी पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से इसमें दो एक्ट ही पढ़ने अपने को, मुझे लगता है कि वही महत्वपूर्ण है। तो पहला जो है, इसमें एक हरविलास शारदा करके थे, उन्होंने प्रयास किया। तो उनके प्रयासों से 1929 में क्या आता है? शारदा एक्ट आता है, और उसके द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो शारदा एक्ट में जो विवाह की उम्र डिसाइड की गई थी वो ये थी कि 18 वर्ष का लड़का और 15 वर्ष की लड़की, इससे पहले अगर उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है तो उसको क्या माना जाएगा? बाल विवाह माना जाएगा। तो इसमें मेनली दो ही चीजें याद रखनी है। एक तो 18 वर्ष की उम्र थी किसकी? बॉय की, और 15 वर्ष थी गर्ल की। फिर इसी दिशा में एक और एक्ट आता है 2006 में, वो आता है बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट। और उसमें क्या किया गया, ये जो उम्र थी उसको बदल दिया गया, और ये कहा गया कि जो लड़का है उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए
और जो लड़की है उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और इससे कम अगर उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है तो उसको क्या समझा जाएगा? बाल विवाह समझा जाएगा। और अभी क्या है भारत सरकार इस जो विवाह की उम्र है इसको बढ़ाने की अ, दिशा में सोच रही है तो उन्होंने इस पर विचार-विमर्श के लिए इस पर सिफ़ारिशें प्रदान करने के लिए कि क्या बढ़ाने की हानियाँ हैं, क्या नुकसान है या फिर क्या लाभ है, इसको बढ़ाया जाए या नहीं जाए, तो इसके लिए उन्होंने जया जेटली समिति का गठन किया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि भई जो जया जेटली समिति है, उसका संबंध किससे है? और इससे पहले एक और भी फैक्ट है, जो कि जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप के द्वारा 1885 में इस पर एक एक्ट लाया गया। तो सर प्रताप का नाम याद रखना है और उसमें क्या याद रखना है, जोधपुर रियासत का भी पूछा जा सकता है, 1885 में एक्ट है। फिर हरविलास शारदा वाला पूछा जा सकता है, 1929 में एक्ट था और उम्र इसमें क्या थी वो पूछा जा सकता है। 2006 वाला बाल प्रतिशत अधिनियम था। ये तो जो अपनी सोसाइटी का मेंस है उसमें भी ये बाल विवाह जो है बुराइयों वाला वो टॉपिक है उसमें एक इश्यू है, मतलब उसमें भी सिलेबस में है। और तो हमने क्या पढ़ा कि 1929 में जो एक्ट था, तो 1929 वाले एक्ट में क्या था कि जो लड़के की उम्र थी वो 18 वर्ष थी और जो लड़की थी उसकी उम्र 15 वर्ष थी। और जो 2006 वाला एक्ट है उसमें हमने देखा कि जो लड़का है उसकी उम्र, दूल्हा है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसमें याद रखना है जया जेटली कमेटी को कि भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में जया जेटली कमेटी लाई गई और एक इसमें हमने फैक्टर सर प्रताप वाला पढ़ा था। फिर अगला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विधवा विवाह पर रोक थी, वो एक कुप्रथा थी। बाद में हालांकि विधवा का पुनर्विवाह करना तो एक सुप्रथा ही है। तो इसमें क्या होता था कि जब कोई लेडी विधवा हो जाती थी, उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो लोग समझते थे कि इसका जो उम्र थी वो तो इसके पति तक ही होनी चाहिए, अब ये कोई श्रृंगार नहीं करेगी, अब इसका न तो पुनर्विवाह होना चाहिए और ऐसी कुछ कुप्रथाएं थी। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने प्रयास किया और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया। विधवा पुनर्विवाह एक्ट के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है कि 1856 में डलहौजी ने ये एक्ट पारित किया। और एक और समाज सुधारक थे चांदकरण शारदा और उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवा विवाह नामक एक पुस्तक भी लिखी। तो क्या याद रखना है, इनकी बुक का नाम याद रखना है और वो है अपनी विधवा विवाह। तो हमने क्या-क्या चीजें देखी इसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का देखा, डलहौजी का देखा और डलहौजी में हमने ये देखा कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट और फिर चांदकरण शारदा और उनकी किताब का नाम क्या था, विधवा विवाह। तो इस प्रकार से हमने बाल विवाह पर प्रतिबंध में 2 एक्ट पढ़ लिए, जया जेटली समिति पढ़ ली और विधवा विवाह में हमने विद्यासागर जी को पढ़ लिया, डलहौजी को पढ़ लिया, उनका वो सन वगैरह पढ़ लिया और चांदकरण शारदा की बुक वगैरह देख ली। अगली जो कुप्रथा है वो थी डाकन प्रथा। तो डाकन प्रथा में मुख्यतः ये होता था कि समाज के कुछ लोग और कुछ स्त्रियां जो होती थी उनको डायन का रूप देती थी और मुख्यतः ये जो थी वो मीणा और जो भील कम्युनिटी थी, मीणा और भील कम्युनिटी थी उनमें प्रचलित थी। वो कहते थे कि ये जो लेडी है इसका दर्शन है वो अशुभ है और कई बार उस पर को अमानवीय यातनाएं दे दी जाती थी, उनको जला दिया जाता था। और बाद में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस पर उदयपुर रियासत थी उसने आके आकर के प्रयास किए और उदयपुर के स्वरूप सिंह जी जो थे उन्होंने 1853 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। और जब जनजातीय आंदोलन वाला टॉपिक जो अपने मेंस में भी है तो उसको हम लोग जब देखते हैं तो ये जनजातीय आंदोलनों के जब कारण देखते हैं तो उसमें एक टॉपिक ये भी आता है
उसमें एक कारण ये भी आता है कि जब मेवाड़ में इस चीज पर प्रतिबंध लगाया गया तो जनजातियों ने माना कि जो राजा महाराजा है, जो सामंत है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो क्या कर रही है कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसमें हस्तक्षेप कर रही है। और आगे आने वाली जो जनजातियां थी, या सॉरी जनजातीय आंदोलन थे, उन्होंने इस जनजातीय आंदोलनों के कारण में उन्होंने इसको भी शामिल किया। तो उदयपुर वाला स्वरूप सिंह वाला फैक्ट याद रखना है। 1853 में इसको गैर कानूनी घोषित किया और 2015 में भारत सरकार इस पर एक अलग से एक्ट लेके आती है। डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 लेके आए और इस पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो इस पे कुछ नहीं, दो जनजातियों के नाम याद रखने हैं। स्वरूप सिंह जी का नाम याद रखना है, 1853 गैर कानूनी, और 2015 में एक्ट। फिर अगली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कन्या वध। तो कन्या वध में ये कुरीति क्या थी कि इसमें पहले मुख्यतः जो राजपूत समाज था, तो जो राजपूत समाज था उसमें क्या होता था कि प्राचीन समय में तो ये रहा होगा कि राजा महाराजाओं के पास बहुत धन होता था और वो लोग क्या करते थे, कन्याओं को अच्छा धन वगैरह देते थे और वो सारी चीजें थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि भाई राजा महाराजा वाला ये स्वतंत्र भारत के बाद में ये सारी चीजें जाती रही। उससे पहले भी जब ब्रिटिश आए तो ये जो प्रथा थी भाई कि राजा महाराजा, उन पर भी बहुत सारे लगाम लगे, अंकुश लगे, हम सारी चीजें हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके पास धन की धीरे धीरे कमी होने लगती है और वो पहले जितना जो धन वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है उन पर भाई कन्या के जन्मते ही ये उनकी मानसिक दशा घर कर गई कि वे इस पर तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमारी लोक लाज का विषय है, फलाना फलाना। और एक मुस्लिम आक्रांता भी कहीं न कहीं इसका क्या थे, इस बुराई की जड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कन्या को जन्मते ही मार दिया जाए। तो लोग कन्या को जन्मते ही मार देते थे, हालांकि ये एक बहुत अमानवीय, क्रूर और प्रथा थी। तो कैप्टन हॉल जो थे उन्होंने मेरवाड़ा की मेर पंचायत में सबसे पहले इस पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया। और कैप्टन हॉल के बाद जो पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन थे उन्होंने 1834 में, कहीं कहीं देखो इसमें 1833 भी लिखा आता है और कहीं कहीं 1835 भी लिखा आता है। तो इसमें 1834 आंसर हो तो वो करना है, अगर वो नहीं हो तो अपने को 1833 वाला ऑप्शन करना है। तो कोटा में उमेद सिंह के शासनकाल में इस पर प्रतिबंध लगाया। तो हमने इसमें मुख्यतः क्या पढ़ा ऊपर, तो पहले तो ये देखा कि प्रथा क्या है, प्रथा के बारे में जनरली सबको पता होता है। फिर कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा की मेर पंचायत में इस पर प्रतिबंध लगाया, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि विल्किंसन ने 1834 में कोटा में उमेद सिंह के शासनकाल में इसको गैर कानूनी घोषित किया। तो इसमें उमेद सिंह पूछा जा सकता है, रियासत का नाम पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल एजेंट का नाम पूछा जा सकता है और जो शासक है उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये विकल्पनावत बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है अपना, तो इसको अच्छे से याद रखना है। फिर अगला अपना है वो है सती प्रथा। तो सती प्रथा में क्या था कि राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने एक बार अपनी भाभी को, जब उनके भैया जी का देहांत हो गया तो समाज के जो लोग थे उन्होंने उनकी भाभी को जबरन उनके साथ शादी कर दिया। तो राजा राममोहन राय इससे बहुत द्रवित हुए और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे और उनका जो वो संवाद कौमुदी वगैरह में भी उन्होंने इस पर बार बार आर्टिकल लिखे। तो उनके प्रयासों से 1829 में विलियम बेंटिक ने एक एक्ट पारित किया और इस क्रूर अमानवीय प्रथा पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया। हमारे लिए क्या प्रश्न बन सकते हैं, राजा राममोहन राय का पूछा जा सकता है कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने किसने क्या क्या प्रयास किए। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इसको रोकने के लिए एक्ट कब आया,
तो 1829 में और विलियम बेंटिक ने लाया। और अलवर वॉज द फर्स्ट राजपूत स्टेट जिसने इस एक्ट के बनने के बाद इस पर क्या किया, राजपूताने में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखो हमने सती प्रथा में एक तो बूंदी रियासत के बारे में देखा था कि 1822 में बूंदी रियासत ने इस पर प्रतिबंध लगाया। फिर राजा राममोहन राय वाला देखा कि राजा राममोहन राय ने 1829 में इस पर प्रतिबंध लगाया। और फिर अलवर का देखा था। दो चीजें तो राजस्थान की देखी, अलवर और बूंदी। बूंदी ने 1822 में इस पर प्रतिबंध लगाया और अलवर जो था वो पहला राजपूत राज्य था जिसने इस पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। और इसके अलावा भी किसी को याद हो तो ये भी एक दो फैक्ट है कि जयपुर ने 1844 में मतलब 1844 में, जोधपुर ने 1848 में, उदयपुर में 1861 में और कोटा ने 1862 में इस पर प्रतिबंध लगाया। और फिर अगला जो है, इससे पहले एक फैक्ट शायद मैं भूल गई बताना, कन्यावध वाले में भी, जो कन्यावध वाला था उसमें एक एक्ट आप लोग ऐड कर लेना। वो था कि 1870 में इस पर एक एक्ट भी आया है जिसके द्वारा कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं, त्याग प्रथा। और त्याग प्रथा से पहले देखो, हाँ चलो ये तो हो ही गया। त्याग प्रथा देखते हैं तो त्याग प्रथा में क्या होता था कि तो पहले जो राजा महाराजा होते थे मुख्यतः राजपूत समाज में, तो वो लोग क्या करते थे कि जब उनकी बेटी की शादी होती थी तो जो भाट वगैरह होते थे, ढोली वगैरह होते थे और भी जो लोग होते थे उनको वो बहुत सारा दान दक्षिणा देते थे, क्योंकि उनके पास राजा महाराजा होते थे तो अथाह संपत्ति होती थी, तो वो लोग क्या देते थे, दान दक्षिणा प्रदान करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, तो ये जो राजा महाराजा थे इनके पास ये ब्रिटिश आने से संपत्ति वगैरह की कमी होने लगी और इसके बाद में जो मुख्यतः राजपूत कृषक समाज था उन पर भी इन चीजों का बोझ बढ़ने लग गया। तो और ये लोग जो थे, ये उन्होंने जो जिनको ये गिफ्ट्स वगैरह देते थे, उपहार देते थे, दान दक्षिणा देते थे, उन्होंने जबरन मांगना शुरू कर दिया कि हमें तो इतना दो, हमें इतना दो। तो बाद में जब ये भी जबरन मांगने वाली प्रथा घर कर गई और जो कन्या पक्ष था उस पर बहुत अधिक जोर पड़ने लग गया, तो अपने जोधपुर रियासत थी उन्होंने इस संदर्भ में प्रयास किए और बाद में इस प्रथा को क्या किया, गैर कानूनी घोषित किया। तो हमने ये देख ही लिया कि त्याग प्रथा क्या है। तो राजपूत परिवारों में कन्या के विवाह पर जो कन्या पक्ष द्वारा कुछ उपहार दिए जाते थे, कुछ गिफ्ट दिए जाते थे और जोधपुर रियासत द्वारा क्या किया गया, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। और बाकी सारी प्रथाएं ऊपर हमने देख ही ली। बाल विवाह में 2 एक्ट के नाम याद रखने हैं, उम्र वाला याद रखना है मुख्यतः। विधवा विवाह में हमें विद्यासागर जी को याद रखना है, डलहौजी को याद रखना है और 1856 में एक्ट लाए वो याद रखना है और चांदकरण शारदा और उनकी बुक का नाम याद रखना है। डाकन प्रथा में मुख्यतः कौन सी कम्युनिटीज थी, मीणा थी, भील थी, इसको याद रखना है। उदयपुर में स्वरूप सिंह जी ने 1853 में प्रतिबंध लगाया, ये याद रखना है। कन्या में क से कन्या, क से कोटा याद रखना है। कैप्टन हॉल याद रखना है। किन्सन, विल किन्सन को याद रखना है और उमेद सिंह जी के शासनकाल में इसको 1834 या डेट 1833 हो तो वो ध्यान रखना है। इस चीज को गैर कानूनी घोषित किया। और सती प्रथा सबसे पहले बूंदी रियासत ने 1822 में इस पर प्रतिबंध लगाया। किस व्यक्ति ने प्रयास किए, तो राजा राममोहन राय ने प्रयास किए, उसको याद रखना है। और त्याग प्रथा में हमने जोधपुर वाला देख ही लिया। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साका। तो साके में क्या होता है कि केसरिया और जोहर दोनों जब संपन्न होते हैं तो इसको साका कहा जाता है और इनमें से यदि एक होता है तो उसको अर्ध साका कहा जाता है। तो केसरिया में क्या होता है कि पराजय की स्थिति में आत्मसमर्पण के बजाय जो वीर योद्धा होते हैं वो केसरिया वस्त्र धारण करके शत्रु पर टूट पड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त करते हैं। मतलब प्राचीन समय में जब युद्ध वगैरह होते थे
तो वो अपने आन बान और शान की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण नहीं करते थे, बल्कि केसरिया वस्त्र धारण करके शत्रु पर टूट पड़ते थे और उनको धूल चटाते थे या वीर गति को प्राप्त होते थे। और जब केसरिया कर दिया जाता था, तो जो वीरांगनाएं होती थी, उनके द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक अग्नि स्नान करती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? जोहर। लेकिन इन दोनों में से अगर एक होता है, तो उसको अर्ध शाखा कहा जाता है। और जैसलमेर में आपने ढाई शाखे के बारे में सुना था। जब मूलराज जी के समय में जो तुर्कों का अटैक था, उनमें जो केसरिया तो हुआ था, लेकिन शाका सॉरी जोहर नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें भाटियों की जो है वो जीत हुई थी। आगे हम सागड़ी प्रथा को पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरएस का जो मेंस था, आई थिंक या तो 18 वाला था, 2018 वाला मेंस था, उसमें ये पूछा गया था सागड़ी प्रथा। और आगे ऑब्जेक्टिव में इसके आने के भी बहुत चांस है कि सागड़ी प्रथा क्या होती है। तो अब आपको इसको मैं समझाऊं, तो अपने जो मारवाड़ी में एक शब्द बोलते हैं हली, या हिंदी में हाली, तो उनको रखने की एक प्रथा होती थी। इसमें क्या होता था कि जो सामंत होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो स्थानीय लोगों को बिना मजदूरी के काम करवाते थे, और कुछ लोगों को तो उम्र भर काम करवाते थे। तो ये क्या थी? एक सागरी प्रथा थी, जिसमें उस बेचारे मजदूर को कुछ नहीं दिया जाता था, उसका मानवीय रूप से शोषण किया जाता था। तो जो जमींदार और साहूकारों के द्वारा ये जो शोषण किया जाता था, इस पर रोक लगाने के लिए 1961 में सागरी निवारण एक्ट लेके आए, और इस अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। और भारतीय संविधान का जो अपना भाग 3 है, उसमें अपने मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसमें भी इस प्रकार के किसी भी बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव व्यापार व दास क्रय विक्रय पर प्रतिबंध। तो युद्ध वगैरह में जो युद्ध बंदी होते थे, उनको बाजार में बेचा जाता था, उनको अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहले जयपुर में लुडलो के द्वारा प्रयास किए गए, और लुडलो ने 1844 के अंदर इस पर प्रतिबंध लगाए, और अपना जो संविधान है उसके आर्टिकल 23 में भी जो मानव व्यापार है किसी भी प्रकार का, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो सागरी प्रथा देखी, मानव व्यापार व दास क्रय विक्रय पर प्रतिबंध देखी, और यही जो 1844 है ना, इसी समय जॉन लोडलो ने एक और प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो है समाधि प्रथा। तो समाधि प्रथा में क्या होता है कि उस टाइम जो साधु संत वगैरह होते थे, वो अपनी देह को त्यागने के लिए क्या करते थे? स्वेच्छा से खुद को जमीन के अंदर दफना करके अपनी देह को त्यागते थे, तो उसको समाधि प्रथा कहा गया। लेकिन जयपुर रियासत में जॉन लोडलो के द्वारा 1844 में इस पर क्या प्रतिबंध लगाया गया। आगे हम प्रश्न देखते हैं। When and where for the first time कन्या वध सिस्टम has been abolished? तो ऊपर हम लोग देख के आए हैं, मैंने आपको ऊपर भी कहा था कि 1834 या 1833 जो भी एग्जाम में लिखा हुआ है आपके सामने, उस पर आपको करना है। तो ऊपर हमारे 1834 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर 1833 कोटा मानेंगे। ये दोनों डेट लिखी हुई थी बहुत सारी जगह पर, तो इसको इसमें कोटा और 1833 वाला मानेंगे। और एक बार ऊपर चेक भी कर लेते हैं, क्या हुआ, स्लाइड रुकी क्यों? हाँ, तो भाई अपन जब कन्या वध वाला पढ़ रहे थे, तो कन्या वध में हमने इसकी डेट 1834 देखी थी, जिसमें उम्मीद सिंह के शासनकाल में मैंने आपको क से कोटा, क से कन्या वध ऐसे भी याद रखा था। किन्सन, तो किन्सन में विल्किंसन ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, और क से कैप्टन मतलब कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा की मेर रियासत में इस पर मेरवाड़ा की मेर पंचायत में इस पर प्रतिबंध लगाया था।
और इसके अलावा कुछ मुख्य डेट भी अपन देख सकते हैं, उसमें 53 लिखा हुआ था, तो 53 में भी एक प्रथा पर ऊपर प्रतिबंध लगाया है, कौन सी पर लगाया है आप लोग सोचिए। और तो ये क्वेश्चन था। फिर बूंदी बूंदी में तो अपने को पता है 1822 में बूंदी में क्या था। तो बूंदी में जो सबसे पहले था वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसका जो अपने कन्या वध वाले का आंसर तो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। तो इसमें देखो बूंदी वाला आंसर नहीं है। और अब आपको कंफ्यूजन इस चीज में हो सकता है कि 35 है 33 है, ऊपर हम लोग 34 देख के आए हैं, लेकिन पहले भी जस्ट पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि वॉइस आई थिंक क्लियर आई है या नहीं, इसलिए मैं दोबारा बता रही हूँ कि 33 इसका आंसर मानना है। और फिर भी एग्जाम में अगर कभी ऐसा होता है कि चीजें याद नहीं आती है तो 50-50 में तो अपने को यहाँ से आना ही है। फिर अगला प्रश्न है अपना, when was the सती प्रथा banned and by which of the following गवर्नर जनरल। तो ये प्रश्न भी आपके आया हुआ है, पहले पीवाईक्यू है। तो 1853 लॉर्ड डलहौजी, इट इज इनकरेक्ट। और फिर है 1829 विलियम बेंटिंग, हाँ तो ये अपना आंसर है। फिर है कार्नवालिस नहीं है, और वेलेस्ली नहीं है। वेलेस्ली में मुख्यतः अपन लोग भूमि सुधार साइक्स वो संधि वाला पढ़ते हैं, कार्नवालिस में सनसेट वाला कंसेप्ट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। डलोजी का ऊपर विधवा पुनर्विवाद देख के आए हैं, बाकी तो बहुत सारी चीजें डलोजी में देखते हैं। और फिर है अपना डायन प्रताड़ना अधिनियम कब लागू हुआ। तो ऊपर जब हम डायन प्रथा वाला पढ़ रहे थे, हमने भील मीणा देखा था, उदयपुर देखा था, स्वरूप सिंह देखा था, और बाद में मैंने कहा था कि स्वतंत्र भारत में इस पर प्रतिबंध के लिए 2015 में एक एक्ट लाया और 2015 में लागू हुआ, वो इसका आंसर है। फिर है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में दयानंद सरस्वती थे, वो तो सत्यशोधक क्या वेदों की ओर लौटो और वो वाला सारा है। और ज्योतिबा फूले, इन पर भाई इस बार मूवी भी आई हुई है, तो हो सकता है एक प्रश्न भी आ जाए, तो ध्यान से ज्योतिबा फूले को देख लेना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर में हमने क्या पढ़ा था, तो जो विधवा पुनर्विवाह वाला था, डलहौजी वाला था, वो वाला था। और राजा राममोहन राय है, वो है अपने इसका आंसर। तो हमने जो राजस्थान की प्रथाएं थी भाई उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया, मैंने संक्षिप्त में भी लिखा है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको याद कर ले। और कोई भी तथ्य अगर इधर उधर हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। बाकी जब रिवीजन करेंगे इसका तो और भी अगर कोई पीवाईक्यू वगैरह है तो मैं आपको बता दूंगी, तो आप इसको 2-3 बार देखिएगा और अच्छे से याद करिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। और भाई देखो स्लाइड वगैरह को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आई होप अगर किसी के काम आए तो वही मेरा एक मोटिवेशन रहेगा। और बाकी ये जो ऊपर पड़ा है इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्ट वगैरह ध्यान रखने हैं।